हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया पिछली क्लास में हमने जो है वो एक तरीके से FSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो क्या कर ली थी, खत्म कर ली थी, है ना। और अब जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप ये बोलो कि रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे लेंथी पोर्शन है NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे लेंथी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा एग्जांपल जो है वो NSR में है ना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन, और दोनों ही रिएक्शन आप ये मान के चलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा पोर्शन जो है वो 11th में दे रखा है, जैसे नोमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म, GOC, है ना। और GOC तो खैर जो है वो दोनों में कॉमन ही मानेंगे, है ना। और इसके अलावा जो है वो हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन तक का तो पोर्शन जो है वो आपका 11th का है, और इसके बाद में जो ऑर्गेनिक का मेजर पोर्शन है ना वो 12th का है। इसलिए जो है वो आप देखोगे कि ऑर्गेनिक में 12th क्लास का वेटेज जो है वो ज्यादा रहेगा, और 12th क्लास से जो है वो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, उससे क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा बनेंगे नीट के लेवल के हिसाब से, ठीक है ना। तो अब है क्या कि 12th में जो मेजर पोर्शन है वो एनएसआर का है और एलिमिनेशन का है। एनएसआर, एलिमिनेशन, और इसके बाद में एनएआर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर हम जो है वो एनएसआर की बात करेंगे। सबसे लेंथी पोर्शन क्यों बोल रहा हूं मैं इसको सबसे लेंथी इसलिए बोल रहा हूं, देखो इसमें एक तो आपका एल्काइल हैलाइड वाला टॉपिक कवर होगा, फिर एक इसमें अल्कोहल का टॉपिक भी कवर होगा, इसमें ईथर का टॉपिक भी कवर होगा, और इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव है वो वाला टॉपिक भी यहां पर क्या होगा, कवर होगा। तो इतने सारे टॉपिक को कवर करेगा कौन सा, एनएसआर। फिर इसके बाद में हम एलिमिनेशन पढ़ेंगे, तो एलिमिनेशन में भी एल्काइल हैलाइड का टॉपिक कवर होगा, है ना। इसके अलावा अल्कोहल का टॉपिक जो है वो एलिमिनेशन में भी कवर होगा, और जो कार्बोनिल कंपाउंड बच गए, एल्डिहाइड कीटोन बच गए, उनमें जो हम NAR रिएक्शन की बात करते हैं मेजरली, ठीक है। कि कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है कौन सी, NAR, है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। NSR बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है ना। क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो सबसे पहले तो देखो मैं बता देता हूं कि एनएसआर रिएक्शन कितने तरीके की होती है, कहां कहां कैसे कैसे हम एनएसआर पढ़ने वाले हैं। तो देखना कि एनएसआर, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो भैया एनएसआर रिएक्शन जो है ना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एलिफेटिक एनएसआर, एलिफेटिक एनएसआर। अब यार एलिफेटिक एनएसआर का मतलब क्या है कि भाई एलिफेटिक ग्रुप जो है वो एनएसआर में पार्टिसिपेट करेगा, और ये जो एलिफेटिक एनएसआर है ये हम पढ़ेंगे, एक तो एल्काइल हैलाइड में पढ़ेंगे, एक जो है वो हम एलिफेटिक एनएसआर में अल्कोहल में पढ़ेंगे, और एलिफेटिक एनएसआर जो है वो हम थोड़ा बहुत एलिफेटिक एनएसआर जो है वो आप ये बोल सकते हो कि ईथर में भी जो है वो हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, देखो कि कहां कहां होगी, तो एलिफेटिक एनएसआर देखने को मिलेगी इन एल्काइल हैलाइड, ठीक है, इन अल्कोहल, और इन ROR ईथर, इन तीनों कंपाउंड में एलिफेटिक एनएसआर रिएक्शन होगी। क्लियर है बात। फिर इसके बाद देखो जरा दूसरा जो है ना वो है अपने पास एसाइल ग्रुप एनएसआर, एसाइल ग्रुप NSR, इसको SN2TH रिएक्शन भी बोलते हैं, ये जब हम पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा आपको। तो एसाइल ग्रुप NSR ये होगी भैया इन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव होते हैं, एक तो होता है एसाइल क्लोराइड या एसाइल हैलाइड, एक होता है एस्टर एनहाइड्राइड और एमाइड, तो इनमें जो एसाइल ग्रुप NSR आपको देखने को मिलेगी। और तीसरी जो रिएक्शन है ना वो है भैया अपने पास एरोमेटिक NSR। तो एरोमेटिक NSR जो है वो आपको देखने को मिलेगी इन एरिल हैलाइड, जो हमारे पास एरिल हैलाइड होते हैं इस तरह के कंपाउंड जो है, और इसके अलावा जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट होता है ना, ये यहाँ पर जो है वो एरोमेटिक एक तरीके से रिएक्शन जो है वो देखने को मिलेगी एरोमेटिक NSR। हालांकि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो ये जैसे जैसे देखो टॉपिक कवर करेंगे ना, मैं एक एक चीज आपको रिवाइज भी करवाते जाऊंगा साथ में। और सबसे लेंथी टॉपिक है भैया NSR। लास्ट में जो वो हम क्या करेंगे, केवल NSR, है ना, को देखकर जो है वो हम ये बात कर लेंगे कि भाई कहां कहां हमने NSR पढ़ी है। लास्ट में एक समरी भी पढ़ेंगे हम, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है रिवीजन के लिए, ठीक है। तो अब देखो जरा कि हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले NSR रिएक्शन होती क्या है ना, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो सिंपल सा काम है, NSR में क्या होगा ना, NSR रिएक्शन में कोई भी हमारे पास कंपाउंड है ना, R, और यहां पर है ये L,
एल क्या है, एल, एल को हम बोलते हैं भैया जी लिविंग ग्रुप, ठीक है। और लिविंग ग्रुप जो है ना ये एल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर से ज्यादा ही होगी, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पर पार्शियल चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो अब जो है वो यहां पर क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आया। अब यार न्यूक्लियोफाइल जो है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, लोन पेयर देना होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा, कहां अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल हमारा वहां अटैक करेगा जहां इसको चार्ज कैसा दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। और भैया जी पॉजिटिव चार्ज कहां है, इस आर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल इस आर पर जैसे ही अटैक करेगा यहां से लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर। तो हमें मिला क्या, आर एन यू, और साथ में ये एल माइनस, यहां पर जो एल है ना एल माइनस, क्योंकि ये मॉलिक्यूल को लीव कर रहा है, मॉलिक्यूल को छोड़ के जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं, लिविंग ग्रुप, ठीक है। और भाई ये एनएसआर के लिए लिविंग ग्रुप जो होता है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं एनएसआर रिएक्शन, बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। कि एक न्यूक्लियोफाइल ने, देखो होता ये है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जैसे एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है, ये यहां पर लिविंग ग्रुप है, लेकिन है तो वास्तव में ये भी न्यूक्लियोफाइल ही है, हो सकता है ये किसी और पर अटैक करे, है ना, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो एक तरीके से एक न्यूक्लियोफाइल ने यहां से लिविंग ग्रुप यानी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, हटा दिया। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एनएसआर। और एनएसआर रिएक्शन चाहे इनमें से कोई भी हो, चाहे एनएसआर एलिफेटिक एनएसआर हो, चाहे एनएसआर एसाइल ग्रुप एनएसआर हो, चाहे एनएसआर एरोमेटिक एनएसआर हो, एनएसआर इनमें से कोई भी हो, है ना, आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है ना ये इन सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सब में इवन कॉमन है कि भाई लिविंग ग्रुप एबिलिटी का जो फैक्टर यहां लगेगा वो यहां और वो ही यहां पर लगेगा। तो सब में जो वो आप बोल सकते हो कि ये फैक्टर क्या है, कॉमन है। और हमें इसी लिविंग ग्रुप एबिलिटी को समझना है, पहले जो है वो इसी लिविंग ग्रुप को हम समझेंगे और फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देखो जरा, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, एलिफेटिक एनएसआर, लेकिन पहले लिविंग ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि हम न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं ना कि यार न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो यहां आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की बात हम कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यार न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ना, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, कौन सा सब्सटेंस या कौन सी स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी, कौन सी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी में क्या डिफरेंस है। ये सारी बातें मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको बता चुका हूं, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है ना। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि यहां पर, क्योंकि बार बार न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिसिटी काम में आएगा, तो इसलिए आप एक बार जाके वो चैप्टर, वो टॉपिक, वो क्लास रिवाइज कर लो, फिर इसके बाद में जो है, हालांकि मैं यहां पर साथ साथ आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, यहां पर साथ साथ मैं आपका रिवीजन भी करवाऊंगा कि यार वहां पर हमने ये पढ़ा था, है ना, तो रिवीजन हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से तैयार करने के लिए आप एक बार न्यूक्लियोफिलिसिटी वाली क्लास जो है वो जाके देखो। क्लियर है बात। तो देखो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहीं से हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी से ही स्टार्ट करेंगे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है भैया जी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी LGA, ठीक है। इसमें आपको यह ध्यान में रखना है कि भाई जो वीक बेस होते हैं, वीक बेस वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो मैं यहां पर पहले तो यही गोल्डन पॉइंट लिखूंगा, है ना, कि वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। कि भैया मेरे कि जो वीक बेस होते हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। जितना वीक बेस होगा ना, जितना वीक होगा बेस, वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, आप ये मानो, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है, तो इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आप ये समझो कि एक कंपाउंड है हमारे पास, मान लो इस तरह का कंपाउंड है, यहां पर तो लगा है OH, और ये कोई न्यूक्लियोफाइल आया, है ना, ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा, नेगेटिव, कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव। एक तो ये कंडीशन है। एक दूसरी कंडीशन है, यहाँ OH की जगह पर ये वाला ग्रुप लगा है मान लो, और ये कोई न्यूक्लियोफाइल आया, है ना, यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस कार्बन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा मेरे भाई, वहां अटैक करेगा जहां इसको चार्ज कैसा मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो अपना इस कार्बन पर अटैक किया, जैसे ही यहाँ अटैक हुआ तो ये OH जो है वो क्या हो गया, बाहर। तो यहां पर जो लिविंग ग्रुप है वो कौन है, OH माइनस, दिस इज लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, ठीक। तो ये OH माइनस पहली रिएक्शन का लिविंग ग्रुप। दूसरी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ इस कार्बन पर, यहां से ये पूरा एसीटेट आयन क्या हो गया, बाहर। देखो दोनों में प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है, दोनों में डिफरेंस ये है, लिविंग ग्रुप जो है वो दोनों में क्या है, अलग है। ये एसीटेट आयन, ये क्या है, ये है भैया लिविंग ग्रुप, लिविंग
ग्रुप। ठीक है, तो दोनों का लिविंग ग्रुप जो है वो अलग अलग है, प्रोडक्ट दोनों में सेम है। ये भी रिएक्शन NSR है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने यहां से OH को हटा दिया। ये भी रिएक्शन कौन सी है? NSR है। ठीक है, अभी मैं एलिफेटिक एरोमेटिक की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल NSR रिएक्शन की बात कर रहा हूं। और लिविंग ग्रुप एबिलिटी का फैक्टर सब में लगेगा, सब में कॉमन है। ठीक, तो अब आप समझो जरा कि यार इन दोनों में से अगर मैं बात करूं ना कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला है। क्यों? क्योंकि भैया दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन OH माइनस, तो ये OH से ज्यादा स्टेबल है। अगर आप इन दोनों में बात करो यार बेसिक स्ट्रेंथ की, बढ़िया बेस कौन सा है, तो बढ़िया बेस कौन सा है? ये वाला है ना, दिस इज मोर बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेस है, आप ऐसा बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जबकि यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ होती क्या है यार? लोन पेयर H+ को देने की जो टेंडेंसी है उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो यहां पर OH माइनस जो है ना वो अपना लोन पेयर देगा, किसको देगा? H+ को देगा। यहां पर जो है ये एसिटेट आयन अपना लोन पेयर देगा, किसको देगा? H+, तभी तो बेस है। तो H+ आया, पहले OH से कहा कि यार तेरा लोन पेयर दे रहा है क्या? ऑक्सीजन ने तुरंत लोन पेयर दे दिया। और यहां पर H+ आया कि तेरा लोन पेयर दे रहा है क्या? इसने कहा कि भाई मेरा लोन पेयर तो रेजोनेंस में गया हुआ है, तेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तेरे को थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो इसके नखरे नहीं आ रहे हैं, है ना। तो हम ये बोलेंगे कि ये वाला जो है वो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? कम है, ये वाला वीक बेस है इसके कंपैरिजन में, वीक बेस। अब यार ये वीक बेस है ना, तो ज्यादा स्टेबल है ना। यहां पर मैं बोलूंगा वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। देखो अब ये क्या फैक्टर है? ये फैक्टर यही है कि भाई मैंने ये पॉइंट लिखवाया ना आपको, है ना, ये इसीलिए लिखवाया क्योंकि जो वीक बेस होगा ना वो आप देखोगे कि ओवरऑल उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये जल्दी बनेगा, और अगर ये जल्दी से बन रहा है, जल्दी जो इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये लिविंग ग्रुप क्या है? अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये जल्दी से जो है यहां से क्या हो सकता है? हट सकता है। तो फैक्टर ये ही ध्यान में रखना है एक ही चीज कि वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। जितना वीक बेस होगा ना उतना ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। क्लियर है बात? और जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो पुअर लिविंग ग्रुप होंगे। जैसे OH माइनस जो है यहां पर क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो यही चीज ध्यान में रखनी है। अब देखना इसी के हमें कुछ एग्जाम्पल देखने हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर मैं बात करूं, एक तो है भैया अपने पास H2O, है ना, एक OH माइनस। अगर इनमें से आप देखोगे बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर मैं बता चुका हूं भाई। एक चीज मैं बता देता हूं कि जो न्यूट्रल एटम होता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा नेगेटिव चार्ज वाले से क्या होगी? कम ही होगी। न्यूट्रल वाले की कम होगी, नेगेटिवली चार्ज ज्यादा होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा किसकी है? OH इज मोर बेसिक देन H2। और लिविंग ग्रुप एबिलिटी अगर आप चेक करोगे तो ये वीक बेस है, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए H2O जो है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। ये हमने पहले, इससे पहले बहुत सारी रिएक्शन में मैंने ये स्टेटमेंट बोला है कि वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझो, एक तो है हमारे पास ROH और एक है हमारे पास RO माइनस। अगर आप देखोगे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है, तो यहां पर बढ़िया बेस कौन है? बढ़िया बेस तो कौन है? RO माइनस बढ़िया बेस है। क्यों है बढ़िया बेस? वही नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर मोर बेसिक देन न्यूट्रल। इवन आप बेसिक स्ट्रेंथ ही नहीं, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखोगे तो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? न्यूट्रल से ज्यादा ही होती है। दूसरा, अगर मैं देखूं लिविंग ग्रुप एबिलिटी, तो लिविंग ग्रुप बढ़िया कौन होगा? ROH बढ़िया लिविंग ग्रुप है। RO माइनस आसानी से नहीं हटेगा। कौन सा आसानी से हटेगा? ROH हटेगा। क्यों? क्योंकि वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। ऐसे ही अगर आप देखोगे हमारे पास है भैया, एक तो है NH3, एक है NH2 माइनस। अब इनमें जो वही बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखोगे तो बेस बढ़िया कौन है? NH2 माइनस है। और लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखोगे तो ये बढ़िया किसकी है? ये है NH3 की। NH3 बढ़िया लिविंग ग्रुप है NH2 माइनस से, है ना। तो ये सब पर लागू होता है भैया, ध्यान रखना। लिविंग ग्रुप एबिलिटी मैं यहीं पर बता रहा हूं, बाकी जो है वो आगे भी हम इसको बार बार काम में लेंगे जब हम किसी भी सब्सटेंस की रिएक्टिविटी चेक करेंगे, तो बार बार इसको काम में लेंगे, है ना। देखो जैसे एक एग्जांपल के लिए हमारे पास है RNH2, है ना, ये है, एक है RNH माइनस। अगर आप इनमें देखोगे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो बढ़िया बेस कौन सा है? RNH माइनस, ये बढ़िया बेस है, बेसिक स्ट्रेंथ ये इसकी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर चेक करूं तो लिविंग ग्रुप ज्यादा बढ़िया कौन है? RNH2, ये ज्यादा बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा।
क्लियर है बात। तो ये है हमारे पास एक तरीके से लिविंग ग्रुप एबिलिटी। फिर और देखो, और भी हमें देखना, ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत काम में आएगा भैया, है ना। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और ये है I माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि भाई याद करो, मैंने तुम्हें कहा था कि इधर से इधर चलोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी। तो भैया बेसिक स्ट्रेंथ यहां पर कम होगी। क्यों? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है, बेसिक स्ट्रेंथ तो चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करती है। यहां छोटे आयन पर, छोटे साइज पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर बड़े साइज पर नेगेटिव चार्ज है। इसके साथ लोन पेयर भी तो है ना, तो ये कंडीशन आ रही है ना, इन सब पर लोन पेयर है। तो इसका आयोडीन का साइज तो क्या है, बड़ा है, बड़े साइज पर 3 लोन पेयर है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो आप समझो कि यहां पर जो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, जबकि यहां पर इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। छोटे साइज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, डोनर टेंडेंसी ज्यादा है। अगर आपने यहां पर गलत फैक्टर लगा दिया, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लगा दिया, तो उल्टा हो जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग तो ये सबसे बढ़िया बेस है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, है ना। लेकिन भैया बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो हो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर इन सब में आप लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर चेक करोगे तो ध्यान रखना I माइनस जो हो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, I माइनस सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है, F माइनस इनमें से सबसे बढ़िया बेस है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस F माइनस है, सबसे जो है वो बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा है, I माइनस है। ये है लिविंग ग्रुप एबिलिटी। क्लियर है बात। और भी हमारे पास इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे भैया जी RCO माइनस हो गया, है ना। एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास फिनॉक्साइड हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो जरा कि हमारे पास है OH माइनस, फिर एक है RO माइनस, है ना, ये ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज जो भी है। फिर इसके बाद में हमारे पास है एक NH2 माइनस, है ना, एक है R माइनस। अब इन सब में हमें क्या करना है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है। एक और मैं यहां पर लिख देता हूं, देखना जरा कि ये है हमारे पास RSO3 माइनस, है ना। ये इन सब में हमें क्या करना है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है। बहुत ही सिंपल सा काम है। बेसिक स्ट्रेंथ चेक करो, सबसे बढ़िया बेस कौन सा है। बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे बढ़िया बेस है R माइनस। देखो ये सारे तो नेगेटिवली चार्ज है, सारे ही नेगेटिवली चार्ज है और सारे नेगेटिवली चार्ज है। तो अब आप क्या चेक करोगे, आप देख लो कि कहां लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। जहां लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना। जहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो R यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, सबसे ज्यादा बेसिक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में तो ऑर्डर ये आएगा, ये सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, है ना। तो ये तो हमारे पास है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, उल्टा हो जाएगा। ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी है भैया, दिस इज लिविंग ग्रुप एबिलिटी। और ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, ठीक है। ये लो जी, क्लियर है बात। फिर देखना जरा, एक और एग्जांपल हमें देखना है यहां पर। एक हमारे पास जो टोसाइलेट आयन होता है, टोसिल ग्रुप, ठीक है। एक होता है ब्रोसिल, एक होता है नोसिल, और ये तीनों ही गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये एक है कंपाउंड, यहाँ है जी CH3, यहाँ है S डबल बॉन्ड O और ये है O माइनस। इसको हम बोलते हैं टोसाइलेट, ठीक है, टोसाइलेट आयन। और एक हमारे पास होता है भैया यहीं पर Br होगा और ये S डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, ये है ब्रोसाइलेट आयन, ठीक है। और एक हमारे पास होता है नोसाइलेट आयन, ठीक है, यहां है NO2, ठीक है, दिस इज नोसाइलेट। या इसको जो है वो टोसिल ग्रुप भी बोलते हैं, टोसिल, इसको हम ब्रोसिल भी बोलते हैं और इसको हम नोसिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनका नाम होता है। इसको शॉर्ट में, ये भी ध्यान में रखना है, इसको शॉर्ट में जो है वो लिखा हुआ मिलेगा OTS माइनस, ठीक है। तो OTS माइनस और कुछ नहीं है, टोसिल ग्रुप है, ठीक है। और ये जितने भी मैंने आपके सामने लिखे, ये सारे के सारे बाकी जितने भी लिविंग ग्रुप है ना, उन सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है ना। मतलब ये सारे के सारे आप ये बोल सकते हो कि गुड लिविंग ग्रुप है, सारे ही गुड लिविंग ग्रुप है। अब इन तीनों में से भी सबसे बढ़िया गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, जो सबसे कम बेसिक होगा। और बेसिक स्ट्रेंथ में हम बोलते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट जितना ज्यादा होता है ना, आप देखो कि ये लोन पेयर है, ये जितनी जल्दी लोन पेयर देगा ना H+ को, उतना ही बढ़िया बेस होगा। और अगर यहां पर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप लगा रखा है तो इसने तो क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, इलेक्ट्रॉन खींच लिए। और इलेक्ट्रॉन अगर खींच लिए, इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉ कर लिए,
तो यहां पर जो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो हम बोलेंगे कि एक तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन तीनों में से ये वाला सबसे वीक बेस होता है। तो अगर आप लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करोगे तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो ये वाला है, नोसाइलेट आयन जो है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इवन ये तीनों ही गुड लिविंग ग्रुप है, इन तीनों में से भी सबसे बढ़िया गुड लिविंग ग्रुप ये है। OTS माइनस ये आपको नॉर्मली जो है वो किसी न किसी रिएक्शन में ज्यादातर देखने को मिलता है, मतलब अक्सर आपको ये वाली चीज जो है वो देखने को मिलेगी। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी, चीजें क्लियर हो रही होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ये एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी जो कुछ एक एग्जांपल बार बार बीच बीच में हम काम में लेते रहेंगे, ठीक। तो ये अपने पास है एक तरीके से लिविंग ग्रुप एबिलिटी। जितनी भी हम NSR रिएक्शन पढ़ेंगे है ना, उन सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अब देखना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लिविंग ग्रुप एबिलिटी का काम हो गया, सीधा सा काम है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले एलिफेटिक NSR। देखो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। एलिफेटिक NSR तीन जगह पर होगी, एक तो ईथर में होगी NSR है ना, एक इसके अलावा NSR जो है वो कहाँ पर होगी, अपने पास एल्कोहल में होगी, और एक एल्काइल हैलाइड में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एलिफेटिक NSR, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। एलिफेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देखनी है। तो यहां देखो जी कि जो एलिफेटिक NSR है ना, कितने तरीके की होगी। एलिफेटिक NSR मैं एक छोटा सा आपको फ्लो चार्ट बना के बता देता हूं कि हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ना, वो ये मानो कि तीन तरीके की रिएक्शंस है अपने पास। एक तो है जिसको हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन, SN1, ठीक है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं भैया SN2 रिएक्शन, और एक हमारे पास होती है भैया जी SNI रिएक्शन। तीन तरीके की रिएक्शन है। SNI जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, NCERT में इसका एक एग्जांपल दे रखा है ना, लेकिन हम इस SNI को SN2 SN1 में ही इंक्लूड करते हुए पढ़ेंगे। आई का मतलब यहां पर है इंट्रामोलिकुलर। तो आप देखो कि SN1 रिएक्शन हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भैया SN1 इन एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड कि यार एल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे SN1 इन एल्कोहल, है ना, कि SN1 एल्कोहल के कौन कौन से जो ऐसे एग्जांपल है, कौन कौन सी एल्कोहल की ऐसी रिएक्शंस है जो कि SN1 मैकेनिज्म से होती है ना। NCERT में कहाँ कहाँ एग्जांपल है और SN1 के जो कौन कौन से एग्जांपल है, ये हम यहीं पर एक साथ पढ़ लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे SN1 इन ईथर, ये हम तीन चीजें पढ़ेंगे। फिर सेम टू सेम सीक्वेंस जो है वो हमारे पास इसमें रहेगी, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे SN2 इन एल्काइल हैलाइड। फिर हम पढ़ेंगे यहां पर SN2 इन एल्कोहल, और फिर हम पढ़ेंगे SN2 इन ईथर, कि ईथर में कब SN2 होती है। यहीं पर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे साइक्लिक ईथर का, है ना, या फिर यूं कहो कि साइक्लिक ईथर में NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और रही बात SNI की, वो हम इनमें ही इंक्लूड कर लेंगे। बीच में जो है वो एक एक दो दो एग्जांपल आएंगे जो हम SNI का इसी में इंक्लूड करते हुए साथ में चलेंगे। ये एलिफेटिक NSR का जो है पैटर्न रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले SN1 रिएक्शन। SN1 का मतलब क्या होता है ये समझना। इसका मतलब है भैया जी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वही बात है, देखो नाम तो हमने लिख लिया। सबसे पहले वही क्या, SN1 इन एल्काइल हैलाइड, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो वापस से मैं हेडिंग लगा रहा हूं, SN1 इन एल्काइल हैलाइड। कि NCERT में एल्काइल हैलाइड की SN1 में जितने भी एग्जाम्पल है,
जो जो फैक्टर्स है, जो जो चीजें यहां से पूछी जा सकती है, वो सारी चीजें जो है वो हम यहां पर पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड में SN1। अब समझो जरा कि रिएक्शन जो है वो कैसे होगी, है ना। एक छोटा सा हम जनरल एग्जांपल लेते हैं, उसी एग्जांपल की मैकेनिज्म से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि SN1 रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशन सुटेबल है ना, कौन सी कंडीशन में SN1 होगी, कौन सी कंडीशन में SN2 होगी, ये सारी चीजें जो है वो हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लो ये कोई अल्काइल हैलाइड है अपने पास, ये CH3 और ये है OH या यहाँ है Cl, है ना, या कोई हेलोजन है मान लो, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड है अपने पास, तो इस अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो है वो हम करवा रहे हैं H2O के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन होगी H2O, है ना। और यहाँ पर जो है वो रिएक्शन जब हुई तो बना भैया जी अल्कोहल CH3 और ये OH और साथ में जो है बना क्या HX। मैं ये कहता हूं कि ये रिएक्शन चली कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू, SN1 के थ्रू। ये रिएक्शन SN1 से चल रही है। अब रिएक्शन जो है वो कैसे होगी हमें तो ये समझना है, तो आप ये समझो इसकी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ना। और इसके बारे में कुछ एक फैक्ट्स है, कुछ पॉइंट्स है, वो हमें क्या करना है, ध्यान में रखने हैं। तो देखना, हाँ जी, मैकेनिज्म भैया रिएक्शन जो है ना SN1 ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब कैसे होगी कंप्लीट रिएक्शन, तो मैंने कहा कि स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में देखो क्या होगा, CH3C और ये CH3, ये CH3, ये क्या है, हेलोजन है। मैंने आपको बॉन्ड क्लीवेज बता रखा है, एक तो होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, एक होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए तो मैंने कहा था एप्रोटिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है ना वो ज्यादा जरूरी होता है, या होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए आप मानो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस जो है वो क्या होती है, एक तरीके से वो सुटेबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। जबकि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के लिए पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। यहां पर हमारा सॉल्वेंट कैसा है, पोलर, है ना। तो इसकी प्रेजेंस में सबसे पहले भैया जी इसका होगा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, H2O की प्रेजेंस में ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे, ऑक्सीजन पर, और CH3C और ये CH3 और ये CH3 और ये पॉजिटिव, और यहां पर साथ में क्या मिलेगा आपको, X-, ठीक है। अब ये हुआ H2O की प्रेजेंस में, ध्यान रखना। अब क्यों हुआ कि भाई हम ये बोलते हैं कि जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो SN1 के लिए या यू कहो कार्बोकेटाइन बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन है, या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के लिए फेवरेबल कंडीशन है पोलर सॉल्वेंट। देखो क्यों, वाटर क्या करेगा, इस जो हेलोजन है ना, ये वाला जो हेलोजन है, इसको चारों तरफ से इसका हाइड्रेशन कर देगा, चारों तरफ से घेर लेगा। हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज है, H2O है HOH, तो हाइड्रोजन के साथ जो है वो पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर लेगा, एक तरीके से इंटरेक्शन होगा और अट्रैक्शन इंटरेक्शन होगा। अट्रैक्शन इंटरेक्शन की वजह से जो चारों तरफ से वाटर ने इसका क्या कर लिया, हाइड्रेशन कर दिया है। अब जो वाटर इसको क्या करेगा, खींचेगा, और खींचकर जो क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, जो लिविंग ग्रुप होता है ना उसका हाइड्रेशन करता है, और लिविंग ग्रुप का हाइड्रेशन होने से लिविंग ग्रुप जो आसानी से क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट से अलग हो जाता है, जो मॉलिक्यूल है उससे अलग हो जाता है। इसलिए जो है वो ये जो पोलर सॉल्वेंट होता है ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज को क्या करता है, प्रमोट करता है, उसके लिए फेवरेबल होता है, ठीक। तो यहां ये देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि रिएक्शन का ये वाला स्टेप जो है ना ये होता है भैया जी स्लो स्टेप, है ना। और स्लो स्टेप होता है तो ये क्या होता है, RDS होता है, यानी कि रेट डिटरमिनाइजिंग स्टेप होता है। रिएक्शन में यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि क्या है, कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट बना, कार्बोकेटाइन है, और भैया ये क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, तो रीअरेंजमेंट भी इसमें पॉसिबल है, ठीक। फिर इसके बाद देखो जरा कि स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड। अब यार देखो कार्बोकेटाइन जैसे ही बना, है ना, अब इसमें तो रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता अभी तो, लेकिन अगर कोई ऐसा कार्बोकेटाइन बनता है जिसमें कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो पहले क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो कार्बोकेटाइन बना, अब वाटर आया, ठीक है। अब वाटर हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट भी है, ये रिएक्शन पानी में हो रही है, ध्यान रखना, है ना, या फिर किसी न ऑर्गेनिक की हर रिएक्शन किसी न किसी सॉल्वेंट में होगी, ये ध्यान में रखना है कि बिना सॉल्वेंट के कभी ऑर्गेनिक की रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है बात। तो यहां पर जो है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के साथ ही सॉल्वेंट भी है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन को लोन पेयर देगा। जैसे ही कार्बोकेटाइन को लोन पेयर दिया तो कार्बन पर चार्ज आ गया कैसा, मतलब कार्बन का चार्ज तो चला गया और ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा कैसा, पॉजिटिव, ऐसी कंडीशन आएगी। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर देगा और H+ को वापस से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और यहाँ पर जो है फाइनली ये अल्कोहल बनेगा। ये रिएक्शन है भैया SN1,
ठीक है। रिएक्शन जो कितने स्टेप में कंप्लीट हुई, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। कुछ पॉइंट्स आपको इसके बारे में जो है ध्यान में रखने हैं, मैं जो वो लिखवा देता हूं आपको, देखो। और सारे पॉइंट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SN1 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे जो उसको पहचानेंगे हम, जो है वो ये एरो पर जो क्या लिखा होगा SN1 करवाने के लिए, ये सारी चीजें आपको इन्हीं पॉइंट से पता चलेगी। देखो जी कि ऐसा है, सबसे पहला तो यही है कि रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। क्वेश्चन जो है यहां से ऐसा भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट SN1, कि SN1 के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है ना। तो आपको ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है इन स्टेटमेंट से डायरेक्टली। रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फिर सेकंड इज कार्बोकेटाइन is formed as intermediate, ठीक है। So rearrangement is possible, ठीक है। तो रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, तो इसमें रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद ही हमें प्रोडक्ट बनाना, अगर रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी हो तो। फिर तीसरा आपको ये ध्यान में रखना है, भैया जी देखो रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है SN1 में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की पावर कितनी, 1, ठीक है। देखो कि RDS स्टेप ये है, और सबस्ट्रेट कौन सा है अपने पास, यहां पर एल्काइल हैलाइड है। अगर हम एल्कोहल लेंगे तो सबस्ट्रेट एल्कोहल हो जाएगा, ईथर लेंगे तो सबस्ट्रेट ईथर हो जाएगा, लेकिन पावर हमेशा कितनी रहेगी, 1 रहेगी। और इस केस में जो है मैं ये बोलूंगा कि जो रेट है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी RX की कंसंट्रेशन की पावर 1। और क्योंकि यहां स्लो स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। रिएक्शन का नेट ऑर्डर कितना है, 1 है। रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। ये है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों, RDS स्टेप को देखा है, RDS स्टेप के बेसिस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक बात। अब जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार जो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है यहां से, कि मैंने अभी आपको क्या कहा कि यार SN1 रिएक्शन में जो अपना सॉल्वेंट था ना, यहां पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। तो सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, आपको अलग से न्यूक्लियोफाइल लेने की जरूरत नहीं होती है। जो सॉल्वेंट होता है वही किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो मैं ये लिखूंगा, इन SN1 रिएक्शन सॉल्वेंट will acts as न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट अपना वो ही क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। सो रिएक्शन इज ऑल्सो नॉन एज सॉल्वोलाइसिस, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वोलाइसिस भी बोलते हैं। और अब देखना, सॉल्वोलाइसिस जो है ना, ये जो नाम है ये अलग अलग सॉल्वेंट के केस में नाम जो है वो इसी के बेसिस पर हम लिखेंगे। जैसे अगर आप मान लो यहां पर एल्कोहल काम में लेते हो, ठीक है, तो अगर एल्कोहल काम में लेते हो तो रिएक्शन का नाम जो है वो क्या हो जाएगा, एल्कोलाइसिस हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए सॉल्वेंट, यहां है सॉल्वेंट, यहां पर है नेम ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अगर एल्कोहल सॉल्वेंट है तो इसको हम बोल देंगे क्या, एल्कोलाइसिस, ठीक है। अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्वेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिडोलाइसिस, ठीक है। और अगर जो है मान लो वाटर है सॉल्वेंट, तो इसको हम बोलेंगे क्या, हाइड्रोलाइसिस, रिएक्शन का नाम हो जाएगा। अगर मान लो अमोनिया है तो इसको हम बोल देंगे क्या, अमोनोलाइसिस। ये नाम होता है एक तरीके से रिएक्शंस का। तो क्वेश्चन में जैसे आपको बोल दे, मान लो कि रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, है ना, रेट ऑफ जो है वो एल्कोलाइसिस, एसिडोलाइसिस, तो ये सारी की सारी क्या होती है, SN1 रिएक्शन ही होती है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में अलग से सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको क्या करना है कि जो अपना न्यूक्लियोफाइल है
या अलग से न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, जो सॉल्वेंट होता है वही न्यूक्लियोफाइल होता है, और ऑर्गेनिक की हर रिएक्शन किसी न किसी सॉल्वेंट में होगी। क्लियर है बात? फिर देखना अगला एक पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, और पॉइंट ये है कि भैया न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, या आप बोल दो इसको वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कि भाई यहां पर जो सॉल्वेंट है ना वो अपना क्या होगा, जैसे एक तो हम यहां पर रिएक्शन, अभी हमने रिएक्शन H2O के साथ करवाई, तो H2O से X तो हट गया था, OH जुड़ गया था, तो आप रिएक्शन OH माइनस के साथ भी करवा सकते हो तो भी X हट जाएगा और OH जुड़ जाएगा तो भी अल्कोहल ही बनेगा। लेकिन भैया कंडीशन ये है कि SN1 के लिए फेवरेबल कंडीशन है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, या यू बोल दो वीक न्यूक्लियोफाइल। जैसे एक तो OH माइनस है, एक H2O है, तो OH माइनस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड H2O इज वीक न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 की कंडीशन ये है कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल एंड, ठीक है, एंड लेस concentration of nucleophile is suitable for SN1, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है और इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट में जो है वो आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा कि SN1 के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, SN1 के लिए जो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। SN1 फेवरेबल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट कम हो जाएगी या रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट तो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड ही नहीं करती है। ये SN1 के लिए फेवरेबल कंडीशन है कि अगर कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की कम है तो SN1 जल्दी होती है, SN1 रिएक्शन उसके लिए फेवरेबल है, ठीक है। तो फिर जो है वो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ये है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या इसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रिएक्शन हमें SN1 करवानी है। देखो एक चीज चेंज हो जाएगी, जैसे अभी हमने H2O लिखा था, है ना, तो H2O SN1 के लिए फेवरेबल है, लेकिन H2O की जगह अगर OH माइनस लिख दोगे तो वो SN2 के लिए फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बस खाली थोड़ा सा चेंज कर दोगे, तो थोड़ा चेंज करते ही रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट is suitable for SN1 रिएक्शन। भाई SN1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है, सूटेबल होता है। कहने का मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर होगा तो वहां पर हम बोलेंगे कि यार SN1 रिएक्शन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, वहां SN1 रिएक्शन जो है वो हो सकती है, ठीक है। और जैसे कौन कौन सा सॉल्वेंट काम में ले सकते हो, H2O तो है ही है, जैसे ROH हो गया, अल्कोहल काम में ले सकते हो आप, इसके अलावा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड आप काम में ले सकते हो, है ना, इसके अलावा आप RNH2 काम में ले सकते हो, इसके अलावा NH3 काम में ले सकते हो। कोई भी पोलर सॉल्वेंट, बस पोलर होना चाहिए और वो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, प्रोटिक होना चाहिए। तो ये सारे के सारे सॉल्वेंट जो है वो SN1 के लिए क्या है, सूटेबल है। ये सारे सॉल्वेंट जो है वो SN1 में हम काम में ले सकते हैं। तो ये कंडीशन है भैया अपने पास SN1 की, और ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें मैंने लिखवाई है, हेडिंग क्या है, हेडिंग है भैया एल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड। तो भैया ये सारे पॉइंट जो है ना वो जितने भी SN1 के एग्जांपल होंगे सब पर लागू होंगे, ठीक है ना। अब देखना कि भाई इसी में एक छोटी सी बात हम और कर लेते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हम स्टीरियो पढ़ेंगे, फिर जो है वो SN1 की रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हम इसकी बात करेंगे, फिर एल्काइल हैलाइड में SN1 के एग्जांपल देखेंगे। आसान सा काम है भैया। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN1 रिएक्शन। देखो SN1 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है भाई। इसको आप यूं समझ सकते हो कि हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी है कि जैसे ये कार्बन है ना, इस कार्बन पर ये कोई ग्रुप जुड़ा है R, है ना, और ये है बिलो द प्लेन, ये H, फिर ये एक ग्रुप जो है वो जुड़ा है मान लो अबाउ द प्लेन, इसको जो है वो मैं बोल देता हूँ ये R1 है, ये R2 है,
और ये है X, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई कंपाउंड है और ये जो है वो इस पर कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक। अब देखो क्या होगा कि रिएक्शन होगी किसके साथ, H2O के साथ। तो अब हमें यह समझना है कि H2O के साथ जब रिएक्शन हुई और जब रिएक्शन चली SN1 तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे और कैसे रिएक्शन होगी। अभी मैंने आपको कहा कि SN1 रिएक्शन में सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो सबसे पहले तो हम कार्बोकेटाइन बनाते हैं, ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। अब कार्बोकेटाइन जो होता है ना उस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, उस पर हाइब्रिडेशन होता है sp2। अभी तो ये है sp3, लेकिन जैसे ही मेरे भाई कार्बोकेटाइन बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा, sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो अभी तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ये है भैया एक तरीके से जो है वो टेट्राहेड्रल। ये हमारे पास ज्योमेट्री, आप ये मानो कि अभी तो जो है वो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना। लेकिन जैसे ही कार्बोकेटाइन, मान लो ये ग्रीन वाला जो है वो अपना हेलोजन है, अब जैसे ही हेलोजन जो है वो यहां से हटेगा तो हेलोजन हटते ही ये कार्बोकेटाइन बनेगा। और कार्बोकेटाइन में अब ये तीनों के तीनों जो भी ग्रुप है ना, ये तीनों ग्रुप जो है वो एक ही प्लेन में आ जाएंगे। मॉलिक्यूल जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखो कि भाई कंडीशन ऐसी आ जाएगी, यानी कि R1 R2 और H ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में आ गए। कार्बोकेटाइन बना, हमने हेलोजन हटाया और यहां पर कार्बोकेटाइन ये वाला बना। मान लो ये तो है R1, ये है R2 और ये है H, तीनों एक ही प्लेन में आ गए। और भैया कंडीशन ऐसी है, ये अपने पास जो है वो एक तरीके से ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इस पर कैसा हो गया, sp2। अब ये तो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ये है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब जो कार्बन है इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। अब देखना कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। अब हमारा आया न्यूक्लियोफाइल, अब वाटर आया। भैया जी न्यूक्लियोफाइल की पॉसिबिलिटी, यहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो वाटर है ना, अब देखो कि एक तो न्यूक्लियोफाइल आया H2, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि H2O इस ऊपर वाले ऑर्बिटल में या ऊपर वाले लॉब में जो इलेक्ट्रॉन दे। अगर H2O इस ऊपर वाले लॉब में इलेक्ट्रॉन देगा तो हमारे पास देखना कंडीशन जो है ना वो कुछ ऐसी आएगी कि जैसे मान लो आप इसको यूं समझो कि जैसे अभी तो ये कंडीशन, ये मॉलिक्यूल ऐसा है, ये मॉलिक्यूल ऐसा है, ये तो हेलोजन हो गया है ना, ये बिलो द प्लेन हो गया, ये अबाउ द प्लेन हो गया, ठीक है ना। तो अब जो है वो ये व्हाइट वाला तो हाइड्रोजन है, ये जो है वो R1 है, इसको आप R2 मान लो, और ये वाला क्या है, हेलोजन है। तो जैसे ही जो है वो कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन बनते ही ये सारे के सारे एक ही प्लेन में आ गए, और प्लेन में आकर जो है ये कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, आप इसको ऐसा मान सकते हो, ये देखो जरा सारे के सारे एक ही प्लेन में, ये हाइड्रोजन हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन है, प्लेनर है। 1 2 3 ऑल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, ये सारे के सारे इसी प्लेन में है, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि यार ये जो कार्बन है ना, इसके पास इधर एक ऑर्बिटल है, एक लोब इधर है, एक लोब इधर है ना, इसके पास जो वो ऑर्बिटल है। तो हो सकता है कि ये जो H2 है ये इधर वाले लोब में इलेक्ट्रॉन दे दे। जैसे ही मान लो ये अब हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल आया, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अगर इधर इलेक्ट्रॉन देता है तो यहां पर जुड़ेगा, और जैसे ही यहां पर जुड़ेगा तो रिपल्शन की वजह से ये जितने भी बॉन्ड है ना, ये सारे के सारे जो पीछे की तरफ हो जाएंगे, मॉलिक्यूल जो है वापस से कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। इस तरीके की ज्योमेट्री जो वो आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब ये H2O इलेक्ट्रॉन दे, तो जैसे ही H2O ने ऊपर वाले लॉब में इलेक्ट्रॉन दिए तो ये कंडीशन आ सकती है कि भैया इससे ये कार्बन है ना, ये R1, और ये जो है वो अपने पास इधर जो है वो हाइड्रोजन एज इट इज, और जो है वो दूसरी तरफ जो है वो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो है वो आप ये मान लो कि ये हो गया भैया अपने पास R2, ठीक है, और ये हो गया एक तरीके से अपने पास यहाँ पर क्या जुड़ेगा, OH। तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। कहने का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम जो है वो इसके जैसा ही है ना, कि भाई ये पॉसिबिलिटी दोनों तरफ। अब H2O जो वो अगर इधर इलेक्ट्रॉन देगा, देखो H2O हमारा न्यूक्लियोफाइल अगर इधर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये मॉलिक्यूल जो वो क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, घूम जाएगा। अब कंडीशन ऐसी आएगी कि जैसे ही जो वो H2O ने इलेक्ट्रॉन दिए, अब जो बैक साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कहने का मतलब अभी तो ये कैसा है, प्लेनर है, ऐसी ज्योमेट्री है, प्लेनर है ना। और अब जैसे ही H2O जो है वो, अभी तो जो है वो H2O ने मान लो इधर से इलेक्ट्रॉन दिए तो ये बॉन्ड जो है इधर घूम गए। अब H2O जो है वो अगर पीछे से अगर इधर से इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बॉन्ड जो है ना वो ऐसे हो जाएंगे। कहने का मतलब अब जो है वो ज्योमेट्री ऐसी हो जाएगी। पहले जो है वो अपने पास कंपाउंड बन रहा था इस तरीके का, पहले जो कंपाउंड ऐसा बन रहा था,
यानी कि ये जो है वो अपने पास OH इधर है और बाकी सारे ग्रुप इस तरफ है। अब जो है वो सेकंड केस में जो कंपाउंड है ना वो ऐसा बनेगा। मतलब ये है कि ये दोनों कंपाउंड जो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है ना। कहने का मतलब ऐसी कंडीशन आएगी कि भाई एक तो ये वाला बन जाएगा, एक साथ में जो है ये वाला कंपाउंड भी बन सकता है। ये R1 है ना, यहां पर आया OH, ये हमारे पास आया क्या R2, और इधर जो है वो क्या आया H। ये दोनों पॉसिबिलिटी होगी कि भाई इससे तो नीचे की तरफ लोन पेयर देगा तब ये बनेगा, ऊपर की तरफ लोन पेयर देगा तब ये वाला बनेगा। ये दो पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती है। आप यूं समझो कि इस एक का ये वाला तो सेम टू सेम इसके जैसा ही है, जिधर से हेलोजन हटा उधर ही OH जुड़ रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो भाई ये जो प्रोडक्ट है ना इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। दिस इज रिटेंशन, ठीक है। और अगर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन बदल गया या मिरर इमेज बन रहा है या इसका उल्टा हो गया कि भाई मॉलिक्यूल क्या हो गया, घूम गया, फ्लिप हो गया, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज इन्वर्जन। इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन, ठीक है। तो भाई देखो कि जितनी प्रोबेबिलिटी इस ऊपर वाले लॉब में इलेक्ट्रॉन देने की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी नीचे वाले लॉब में इलेक्ट्रॉन देने की है। तो यहां पर 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा, और दोनों क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज है तो दोनों में रिलेशन है इनिशियोमर्स का, और क्योंकि दोनों के दोनों 50-50% है तो यहां पर क्या बनेगा, रेसेमिक मिक्सचर। तो ये है SN1 में, तो हम बोलेंगे SN1 में रेसेमाइजेशन होता है, ठीक। एक तो ये बात हुई, कहने का मतलब इनेंशियोमेरिक पेयर बनेगा, ठीक। फिर इसके बाद में जो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि SN1 में रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। इन्वर्जन का मतलब होता है मॉलिक्यूल का फ्लिप हो जाना, जैसे छाता जो पलटता ना तेज बारिश में, ठीक वैसे ही जो है वो इन्वर्जन होता है कि मॉलिक्यूल जो पहले ऐसे था, अब जैसे ही जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा एकदम जस्ट जो है वो अपोजिट कंडीशन आ जाएगी, जो वो छाता जैसे उल्टा खुल जाता है ना कई बार, वैसी कंडीशन आ जाती है। तो ये है अपने पास इन्वर्जन और रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है कि एक तरीके से जो है वो इनकी जो भी अपने पास 3D पोजीशंस है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, और जो वो इन्वर्जन का मतलब क्या हो जाएगा, 3D पोजीशन जो बदल जाएगी, है ना। तो रिटेंशन का मतलब रिटेन रहता है कॉन्फ़िगरेशन, है ना, द रिटेनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेंशन, ठीक है। और जो इन्वर्जन का मतलब फ्लिप हो जाना, बदल जाना, पलट जाना, ठीक है ना, ये इन्वर्जन है। तो चलो ये बात हुई। अब इसके बारे में एक दो पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही है कि भाई इन SN1 रिएक्शन, ठीक है, रेसेमाइजेशन विल अकर्स, है ना। अब ये भी ध्यान में रखना है, नॉट 100%, कि भैया 100% रेसमाइजेशन नहीं होता है ना। कैसे, क्या मतलब है इसका, ये हम आगे देखेंगे। 100% रेसमाइजेशन का मतलब है कि भाई देखो कभी भी रिएक्शन चलती है ना, तो जैसे मान लो आपने जो है वो 100 मॉलिक्यूल यहाँ पर लिए हैं, इसके 100 के 100 मॉलिक्यूल जो है ना वो एक तरीके से इस तरीके से जो है वो रेसमाइजेशन 100 के 100 का नहीं होगा, यानी 100 के 100 अपनी मिरर इमेज नहीं बनाएंगे, कुछ 1-2% जो है वो रह जाएंगे। और ऐसा इसलिए होता है कि जहाँ कहीं पर भी रिएक्शन चलती है वहाँ केवल एक रिएक्शन नहीं चलती है, कई रिएक्शन जो साथ में चलती है। जैसे SN1 हो रही है तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत 1-2 मॉलिक्यूल SN2 से भी चले जाए, ये सारी पॉसिबिलिटी चलती है। तो SN1 में रेसमाइजेशन होता है लेकिन 100% रेसमाइजेशन नहीं होता है। फिर इसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना है कि भैया रेसमाइजेशन हुआ तो रेसेमिक मिक्सचर बनेगा, और इन SN1 रिएक्शन बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्जन विल अकर्स, ठीक है, दोनों होंगे, इसमें रिटेंशन भी होगा और इसमें क्या होगा, इन्वर्जन भी होगा, दोनों होंगे SN1 में। तो ये है भैया स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN1। ये सारी जो है ना वो हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे, जब एग्जांपल देखेंगे तो इनको हम काम में लेंगे। फिर देखो कि अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट फॉर SN1 रिएक्शन, कि SN1 रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, देखना। ऐसा है, देखो पॉइंट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन।
दो तीन फैक्टर है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनाया था हमने, अभी कार्बोकेटाइन बनाया था। तो सबसे पहला फैक्टर यही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कि भैया हमारा जो कार्बोकेटाइन है ना, वो यूं कहो कि जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, रिएक्शन में रेट उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि कार्बोकेटाइन रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट है, और जिस स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है वो स्टेप क्या है, RDS है। तो यहां पर मैं बोलूंगा रिएक्टिविटी या रेट फॉर SN1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कि यार बनने वाला कार्बोकेटाइन हमारा जितना ज़्यादा स्टेबल है, SN1 के लिए रिएक्टिविटी जो है वो उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे एक एग्जांपल के लिए हमारे पास भैया जी एक तो है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है, क्योंकि हम पहले एल्काइल हैलाइड में SN1 देख रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो एल्काइल हैलाइड के देखेंगे। तो ये है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये है हमारे पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और एक है मिथाइल हैलाइड। अब इनमें जो है वो आपको क्या करना है, SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। बहुत ही सीधा सा काम, सिंपल सा काम है। आप क्या करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहां पर जो है क्या बनेगा, CH3 और ये CH3 कार्बोकेटाइन बनाओ। ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक। फिर जो है वो यहां पर चेक करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो और यहां पर कार्बोकेटाइन बनाओ, है ना। ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। फिर इसके बाद में जो है वो आप इस बॉन्ड को ब्रेक करो और यहां पर कार्बोकेटाइन बनाओ, CH3 और ये CH2। ये है कौन सा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। फिर इसके बाद में जो है वो आप इस बॉन्ड को ब्रेक करो और यहां पर बनेगा कौन सा, CH3। ये है मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारे पास जो वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां अगर आप देखोगे रिएक्टिविटी फॉर SN1, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, हम बोलेंगे यार SN1 के लिए रिएक्टिविटी उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये हमारे पास पहला फैक्टर। कहने का मतलब SN1 के लिए जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है SN1 के लिए। फिर कौन सा आता है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड आता है, और फिर कौन सा आता है, फिर आता है भैया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये है अपने पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और लास्ट में कौन सा आता है, मिथाइल हैलाइड सबसे कम रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल बनता है। ये तो पहला फैक्टर है, हम बात कर रहे हैं SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर की। जो दूसरा फैक्टर है ये है लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है। मैंने आपको ये कहा कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी सब में कॉमन होगा, NSR की जितनी भी रिएक्शन होगी सब में कॉमन होगा। तो अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करनी है तो मैं ये बोलूंगा कि भाई रिएक्टिविटी या रेट, है ना, या रिएक्टिविटी, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लिविंग ग्रुप एबिलिटी के, कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। NSR की कोई भी रिएक्शन हो, SN1 हो, SN2 हो, SNI हो, SIL ग्रुप NSR, एरोमेटिक NSR, कोई भी रिएक्शन हो, सब में रिएक्टिविटी हमेशा जो है लिविंग ग्रुप एबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी आपको चेक तब करनी है जब कार्बोकेटाइन सेम बने। जैसे एग्जांपल के लिए यहां हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि ये कार्बोकेटाइन है ना, ये एक एल्काइल हैलाइड है, और एक एल्काइल हैलाइड ये है, एक ये हो गया, और एक एल्काइल हैलाइड ये हो गया, ठीक है। ये 3-4 अलग अलग एल्काइल हैलाइड है। अब इनमें जो है वो आपको पूछ लिया SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, तो भैया जी कार्बोकेटाइन तो यार सब में सेम बन रहा है, ये लो, है ना, सब में सेम कार्बोकेटाइन बना, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से तो काम चलेगा नहीं चलेगा, है ना। तो यहां पर जो कार्बोकेटाइन तो सब में क्या है, इक्वली स्टेबल है। तो अब हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करेंगे, और लिविंग ग्रुप एबिलिटी हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया था F-, Cl-, Br-, I-, सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, I-। तो इसलिए यहां पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, यहां रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा भैया जी ये वाला, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी तो हम ये बोलेंगे SN1 के लिए रिएक्टिविटी या SN1 के लिए रेट भी वहां पर आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये दो फैक्टर है जिनसे SN1 के लिए रेट जो है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं क्योंकि एग्जांपल बहुत जरूरी है
है ना, रिएक्टिविटी SN1 के लिए क्या होगी क्या नहीं होगी। तो एग्जाम्पल जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। हाँ जी, देखो ऐसा है, कुछ कंपाउंड्स है, इनमें आपको चेक करना है कि यार SN1 के लिए कौन सा वाला जो है वो कम रिएक्टिव होगा और कौन सा वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, सिंपल सा काम है भैया। आप देखो कि इन सब में, है ना, आपको क्या करना है, केवल कार्बोकेटाइन बनाना है और उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। और मैं जो है वो लिख रहा हूँ एग्जांपल, चेक कर लो एक एक करके। देख लो, हाँ जी, इनमें आपको जो है वो सब में SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना है ना। देखो जरा एक दो एग्जांपल और लिख रहा हूं, देखना। ठीक है भैया जी, इनमें जो है वो सब में हम एक एक करके रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करते हैं SN1 के लिए। ये सारे एग्जांपल एल्काइल हैलाइड के हैं। जब हम एल्कोहल में SN1 पढ़ेंगे तो वहां एल्कोहल के एग्जांपल बताऊंगा। तो ये समझना, कंसेप्ट वही है, SN1 कोई भी हो, चाहे एल्कोहल में हो, चाहे एल्काइल हैलाइड में हो, चाहे ईथर में, कहीं पर भी हो, है ना। कंसेप्ट सीधा सा है, कार्बोकेटाइन बनाओ, स्टेबिलिटी चेक करो। यहाँ देखना, ये कार्बोकेटाइन बना, है ना, ये कार्बोकेटाइन बना, यहाँ ये कार्बोकेटाइन बना और ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना। इफेक्ट चेक कर लेते हैं। कार्बोकेटाइन पर डोनर इफेक्ट जितना ज्यादा होता है ना, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप +I+M वाले ज्यादा होते हैं, तो वहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। यहां पर देखो OCH3 का -I है, CH3 का +I है, NO2 का -I है, ठीक है, और यहाँ पर CN का -I जितना ज़्यादा होगा हम बोलेंगे रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा कौन सा, सेकंड के बाद में सबसे कम -I किसका है, फर्स्ट का है, तो फर्स्ट वाला, फिर फोर्थ हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा। ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का। तो जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का है वही ऑर्डर किसका होगा, रेट का या रिएक्टिविटी का होगा। यहाँ चेक करते हैं भैया जी, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बना, यहाँ एलाइलिक बना, और यहाँ तो जो कार्बोकेटाइन है उसमें रेजोनेंस भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, और तीसरा वाला सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा। ये सबसे आसानी से SN1 देगा। इवन ये कंपाउंड है ना, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ये SN2 भी सबसे आसानी से दे देगा, ये भी SN2 आसानी से दे देगा, कारण हम SN2 में पढ़ेंगे। यहाँ चेक करते हैं भैया जी, ये कार्बोकेटाइन बना, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन वाला बनेगा यहाँ पर कार्बोकेटाइन। यहाँ चेक करते हैं, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ चेक करते हैं, ये पॉजिटिव 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, थर्ड वाला है। थर्ड के बाद में कौन सा, थर्ड के बाद में कौन सा आया, फर्स्ट के बाद में कौन सा आएगा, सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है।
तो जो ऑर्डर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का है वही किसका आएगा, रिएक्टिविटी का आएगा। यहाँ चेक करते हैं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब यार देखो जरा कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें भी एक ही अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन है। भैया ये दोनों इक्वली स्टेबल है, ये दोनों भी इक्वली स्टेबल है क्योंकि सेम कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अगर कार्बोकेटाइन अगर सेम है तो फिर हम चेक करेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो अब देखो ये ज्यादा, दूसरा और चौथा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब इनमें लिविंग ग्रुप बढ़िया कौन है, तो Br बढ़िया लिविंग ग्रुप है Cl से। सेकंड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर किसकी आएगी, फोर्थ की। इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, फर्स्ट की, है ना। Br बढ़िया लिविंग ग्रुप है और फिर जो है वो कौन सा आएगा, थर्ड वाला आएगा। ये वाला एग्जाम्पल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो जरा कैसे कि भाई यहाँ पर जो अगर रिएक्शन हुई तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ ये कार्बोकेटाइन बना, ये कार्बोकेटाइन बना और ये कार्बोकेटाइन बना। बस कार्बोकेटाइन बनाओ, स्टेबिलिटी चेक करो, ये सिंपल सा फंडा है ना। ये कार्बोकेटाइन बना भैया कैसा, एंटी एरोमेटिक। ये बना कैसा, एरोमेटिक। ये दोनों जो है वो नॉन एरोमेटिक है, लेकिन ये वाला नॉन एरोमेटिक और साथ में जो रेजोनेंस वाला है। आपको सर ये एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन, भैया पूरे में कॉन्जुगेशन होना चाहिए तब एरोमेटिक होगा। तो ये नॉन एरोमेटिक और साथ में कौन सा है, रेजोनेंस वाला है। ये वाला नॉन एरोमेटिक है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सेकंड। सेकंड के बाद में कौन सा, थर्ड, फिर कौन सा, फोर्थ। और एंटी एरोमेटिक तो सबसे कम स्टेबल होता है ना। तो इसके लिए ये वाला SN1 रिएक्शन बहुत ही धीरे देगा और इवन ये SN1 रिएक्शन देता ही नहीं है, रेट बहुत कम, 0 होती है रेट, न के बराबर रेट होती है। ये SN1 रिएक्शन देता ही नहीं, ठीक है। यहां पर भी सबसे कम है। यहाँ तो बहुत ही आसान सा काम है, ये कार्बोकेटाइन बना, है ना। और हमें पता है कि 3 3 फिनाइल वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तीसरा वाला ही होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। फिर कौन सा, सेकंड, फिर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। इनमें जो वो आपको साफ दिख रहा है कि कार्बोकेटाइन तो सब में इक्वली स्टेबल है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो वो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि F- सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, सबसे गुड लिविंग ग्रुप होता है। सॉरी F- नहीं, I- सबसे गुड लिविंग ग्रुप होता है। क्लियर है बात। तो ये है भैया अपने पास SN1 की रेट को फैक्टर, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं ना, 2 फैक्टर है और जो है वो दोनों के दोनों हमने देख लिए। एक छोटा सा पॉइंट और यहां पर जो है मैं लिख देता हूं, है ना। और वो ये है कि भाई फॉलोइंग कंपाउंड्स does not gives SN1 रिएक्शन। कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। इवन ये जो कंपाउंड मैं बता रहा हूं ना, इनमें से कुछ SN2 भी नहीं देते हैं, जैसे ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। अब क्यों नहीं देगा, क्योंकि भैया कार्बोकेटाइन यहां पर बहुत ही कम स्टेबल बनेगा ड्यू टू लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। एक इवन CH3X ये वाला भी जो है वो SN1 रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि बनने वाले कार्बोकेटाइन बहुत कम स्टेबल बनेंगे ड्यू टू वेरी लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। जो मिथाइल हैलाइड होता है इसमें तो फिर भी जो है कुछ 1% आधा % जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये वाला जो है बिल्कुल भी SN1 रिएक्शन नहीं देता है ना। इवन ये एक कंपाउंड और है अपने पास, ठीक है, ये वाला ब्रिज हेड, है ना। तो ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन जो बनता है वो भी क्या होता है, बहुत ही कम स्टेबल होता है और बहुत कम स्टेबल होने के कारण वो भी जो SN1 रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जरा कि ये कार्बोकेटाइन है अपने पास, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। और ये वाला जो कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, ठीक है। ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलेंगे एरिल हैलाइड, और इसको हम बोलेंगे वाइनिल हैलाइड। ये दोनों भी SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं। इसके कई कारण हैं। डबल बॉन्ड प्रॉपर्टीज हो गई एक, तो सबसे मेजर तो यही है कि डबल बॉन्ड प्रॉपर्टीज होने की वजह से जो है बॉन्ड टूटेगा नहीं, और बॉन्ड टूटेगा नहीं तो SN1 रिएक्शन नहीं देंगे। ये चारों कंपाउंड SN1 के साथ साथ SN2 भी नहीं देते हैं। और कारण जो है मैं अब अगली क्लास में आपको ये इन पर प्रॉपर जो है वो पूरा नोट लिखवाऊंगा एक, है ना, कि ये जो है वो क्यों नहीं देते हैं। तो इसको जो है हम यहीं तक रखते हैं, एक बार अगली क्लास में जो है मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि वास्तव में देखो NCERT में इनके बारे में तीन स्टेटमेंट लिखे हैं। तो वो दोनों तीनों जो स्टेटमेंट है ना वो हम यहाँ पर समझेंगे, देखेंगे अच्छे से, उनको समझेंगे, उसके बाद में जो हम आगे बढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम एक बार तो इनकी बात करेंगे कि ये आखिर इनमें NSR रिएक्शन क्यों नहीं होती है।
SN1 ही नहीं, इनमें SN2 भी नहीं होती है। वास्तव में NSR रिएक्शन इनमें नहीं होती है, या NSR के लिए बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। क्या कारण है? NCERT में लिखा हुआ है, तो यहाँ पढ़ना जरूरी है, तो मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा अगली क्लास में एल्काइल हैलाइड में SN1 के एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास जो है वो आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।